नमस्कार बच्चों। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे हाइड्रोजन को, तो उसमें से हम लोग जाकर के हाइड्रोजन का जो है कि कंपाउंड से स्टार्ट किए थे, जिसमें हाइड्राइड को हम लोग अभी तक में देख चुके हैं। अब हाइड्राइड के अलावा आगे भी कुछ कंपाउंड्स है, जिसमें दो कंपाउंड हमने पहले बोला था पिछली क्लास में कि एक तो वाटर पढ़ना है, दूसरा जाकर के जो है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना है। तो वाटर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी देखेंगे। तो पहले हेडिंग देते हैं हम लोग वाटर को। वाटर, जिससे सब परिचित हैं हम लोग। मोलेकुलर फॉर्मूला इसका होगा H2O। केमिकल नेम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये साझा किया, ये भी साझा किया, और ये जाकर के 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से HOH सिंगल बॉन्ड। अब ये दो ठो लॉन पेयर बच गया, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, निर्जन जोड़ी। ये भी इधर बच गया लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जाकर के जो है कि हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3, शेप जो होगा एंगुलर और बेंट और भी शेप्ड, जो केमिकल बॉन्डिंग में चर्चा करेंगे सबका। इसके अलावा बॉन्ड एंगल 104 डिग्री अबाउट, लगभग 104 डिग्री के बराबर होता है। तो ये इसका जनरल बायोडाटा हो गया कि वाटर का, कि फॉर्मूला देख लिए, नेम देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, हाइब्रिडाइजेशन देख लिए, एंगुलर इसका शेप देख लिए, और इसके बाद इसका बॉन्ड एंगल देख लिए कि लगभग 104 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चूंकि नेचर में तो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन आर्टिफिशियली हम कैसे तैयार कर सकते हैं उसको यहां पर देखें। कहां कहां पर कौन कौन सा रिएक्शन में तैयार होता है उसको यहां पर देखना है। तो निर्माण की विधियां, H2O कैन बी प्रिपेयर्ड by the help of following methods. पहला नंबर, by combination of H2 and O2। H2 और O2 के कॉम्बिनेशन के पश्चात जो है कि वाटर बनाते हैं। तो कहता है
at fixed condition after burning of H2 in the presence of air, H2O is obtained. हवा की उपस्थिति में H2 को जलाने पर H2O प्राप्त होता है, जैसे 2H2 प्लस O2 बर्निंग 2H2O। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से या के वाटर का निर्माण किया जाता है। तो पहला मेथड देखें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ H2 और O2 के साथ। अब दूसरा नंबर देखते हैं। नंबर 2, फ्रॉम एसिड एंड बेस व्हेन एनी एसिड reacts with base, then water is obtained after neutralization reaction। जब किसी अम्ल को, कोई भी अम्ल है, भस्म के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, तब उदासीनीकरण के पश्चात लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। किसी भी एसिड को रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2SO4 सॉरी H2O, यही NaOH को रिएक्शन करावें H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, AlOH होल 3 प्लस HNO3, तो AlNO3 का होल 3 प्लस 3H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H3PO4
2 मोलिकुल इसका लेते हैं, इसका 3 मोलिकुल लेते हैं बैलेंस करने में। अब यहां पर Ca3PO4 का होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट प्लस 6H2O, तो ये जाकर के जितना भी रिएक्शन है ये सब का सब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मतलब एक तरफ एसिड है, दूसरे तरफ बेस है, एक बेस और दूसरा एसिड, ये दोनों जब भी रिएक्शन करेगा तो इधर बनाएगा साल्ट, लवण और वाटर। तो ये प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। अम्ल और भस्म एक दूसरे को उदासीन करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है और तब हमको साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। लिखिए, हो गया। तीसरा, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आफ्टर burning of organic hydrocarbons and non-hydrocarbons in the presence of required air, then CO2 and H2O are formed. कार्बनिक यौगिकों जिसमें हाइड्रोकार्बन हो सकता है और नॉन हाइड्रोकार्बन हो सकता है, को हवा की उपस्थिति में या हवा के, अच्छा ठीक है, हवा की उपस्थिति में जलाने पर CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। जैसे CH4 2O2 CO2 plus 2H2O C2H6 3H2O C2H5OH twice CO2 plus 2H2O C6H6
प्लस 15/2 O2, 6 CO2 प्लस 3 H2O। तो इस प्रकार हर हालत में किसी भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन या नॉन हाइड्रोकार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो दो चीज बनता है, एक CO2 बनता है, दूसरा क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये जाकर के जो है कि कार्बनिक यौगिक बर्निंग के पश्चात, जो जलाने के पश्चात हमको यहाँ पर H2O प्राप्त हो सकता है। हो गया। चौथा नंबर, फ्रॉम हाइड्राइड्स when hydrides of nonmetals are burnt in the presence of excess air, then H2O is obtained. जब अधातुओं के हाइड्राइड को हवा की अधिकता में जलाया जाता है, तब H2O प्राप्त होता है। जैसे H2S, हवा की अधिकता में इसको बर्न करते हैं तो 2H2O प्लस SO2, NH3 अमोनिया को जब जलाते हैं एक्सेस O2 की उपस्थिति में तो ये NO प्लस H2O बनाएगा। PH3 प्लस O2 तो P2O5 प्लस 3H2O। तो इस प्रकार से जाके हम लोग क्या देखते हैं कि ये सभी जो नॉनमेटल का हाइड्राइड है उसको हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, जलाने के पश्चात ये क्या होता है, वाटर मुक्त करता है। तो ये सारी विधियों के द्वारा जाकर के हम लोग जल प्राप्त कर सकते हैं मोटा मोटी मेन रूप से। ऐसे और भी तरीका कई हैं बनाने का, या कोई बहुत सारा रिएक्शन में वाटर रिएक्शन भाग लेता है, बहुत सारा रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें H2O प्राप्त होता है, या कहीं और भी कुछ टाइप का अलग अलग रिएक्शन है जिसमें जाके हमको वाटर प्राप्त होता है। तो वो जाके वो सारा विधियों को हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। जो मेन 4 मेथड था उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखे। एक, डायरेक्ट हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ। दूसरा जाके हम लोग देखे कि जाकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला रहे हैं। तीसरा जाकर के हमको यहाँ जाके नॉन मेटेलिक हाइड्राइड को जला के देखे। और चौथा एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के पश्चात प्राप्त हुआ। तो इन सारे विधियों के द्वारा हम वाटर प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ H2O, जल के गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। पहला नंबर, ये कलरलेस, रंगहीन है। दूसरा, ऑर्डरलेस है, गंधहीन है। पानी का अपना कोई गंध नहीं होता है, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है। पानी पानी है। पानी में जाकर के जो है कि जो चीज़ को मिला दीजिए बस उसी रूप में ढल जाता है, उसी रंग का हो जाता है। अपना कोई सेंट इसका नहीं है और अपना कोई गंध नहीं है, मतलब इसका रंग नहीं है। तीसरा, इसका जो फिजिकल स्टेट है, तो ये 3 अवस्था में पाया जा रहा है। 3 स्टेट्स, 3 अवस्था है। एक, सॉलिड फॉर्म, वो है आइस, मतलब कह सकते हैं सॉलिड H2O। दूसरा है लिक्विड फॉर्म, तो ये तो वाटर हो गया, लिक्विड H2O। और तीसरा है गैसियस फॉर्म, वेपर, जलवाष्प। ये गैसियस H2O, जलवाष्प। इसी को आप लोग स्टीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाके 3 अलग अलग फॉर्म में रहता है। चौथा नंबर, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड with other molecules of H2O and other compounds। यह जल तथा अन्य यौगिकों के अन्य अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। ये इसके पास कैपेसिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, कि जाकर के जो है कि अन्य मॉलिक्यूल जो है कि हमको अपना वाटर का अन्य मॉलिक्यूल होगा, तथा जाकर के जो है कि किसी भी अन्य यौगिक को ले लें तो उसके साथ भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में जाके मिलाएंगे तो वो जाकर के नॉर्मली ऐसे नहीं घुलता है, लेकिन किसी विशेष कंडीशन में जाकर ले जाने के बाद वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है।
5वां नंबर, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड H2O at 4 डिग्री सेंटीग्रेड हाई। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो है कि डेंसिटी काफी अधिक होता है। नॉर्मली डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस changes from high to low value। सामान्यतः ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थ का घनत्व अधिक से कम होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, कोई भी ठोस पदार्थ का घनत्व जो है अधिक होता है, लिक्विड का कम होता है और गैस का और सबसे कम होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, अंतराण्विक बल किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच सॉलिड सब्सटेंस में ज्यादा होता है तो नजदीक सट जाएगा तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, और लिक्विड का थोड़ा सा उसमें कमजोर बल लगता है इसलिए थोड़ा सा दूर फैलेगा, इसलिए उसका जो है कि हमको यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और गैसियस सब्सटेंस में जब जाएं तो उसका मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी कमजोर होता है, काफी कमजोर, नेग्लिजिबल कहिए, तो वैसे स्थिति में उसका जो है कि डेंसिटी और सबसे कम हो जाता है, क्योंकि वो दूर दूर फैल जाता है। ये जनरल नियम है। लेकिन बट डेंसिटी ऑफ आइस, मतलब सॉलिड H2O, ये कम होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड H2O। सॉलिड का कम होगा और लिक्विड का ज्यादा होगा, और उसके तुलना में फिर ये डेंसिटी जो है ऑफ वेपर, मतलब जलवाष्प, तो जलवाष्प का डेंसिटी गैसियस स्टेट में है तो उसका डेंसिटी जाकर के जो है कि कम होगा, इधर सॉलिड का भी कम होगा और इसका क्या हो जाएगा, अधिक होता है। उसका रीजन क्या है इसका, उधर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इन a structure of ice due to formation of केग। केग मतलब होता है जस्ट लाइक पिंजड़ा या गुफा टाइप का, उस टाइप का, थोड़ा सा बीच बीच में खोखला जगह खाली बच जाता है। its density becomes low with respect to
liquid H2O from which ice floats on the surface of liquid H2O, क्योंकि बर्फ के संरचना में अणुओं के बीच केग के निर्माण के कारण इसका घनत्व द्रव H2O के अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, कि द्रव H2O के अपेक्षा जाके इसका घनत्व क्या होता है, हमको कम हो जाता है, जिससे बर्फ द्रव H2O के सतह पर तैरता है। इसलिए बर्फ को जब भी देखिएगा पानी के ऊपरी सतह पर क्या होता है, तैरते हुए नजर आएगा। तो उसका रीजन क्या है, जबकि ठोस पदार्थ कोई भी चीज हम बर्फ पानी लिक्विड में डालेंगे तो वो उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन डूबता नहीं है, वो तैरने लगता है। तो इसी केग के फॉर्मेशन के कारण जो बीच बीच में खाली जगह गैपिंग हल्का सा रह जाता है, वो उसको घनत्व को घटा दे, मतलब हल्कापन बना देता है उसको, जिसके परिणाम स्वरूप हो जाकर के जो है कि उसमें तैरने लगता है। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, एज सॉल्वेंट या कह सकते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक घोलक के रूप में, मतलब मोस्टली पदार्थ को घुलाने की क्षमता है। इसमें जो है आयनिक कंपाउंड तो घुलेगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड घुलेगा, एंड सम नॉन पोलर कोवैलेंट compounds are soluble in water due to its high dielectric constant
polarity, character, and formation of या कैपेसिटी ऑफ कहिए, कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब क्या है कि जल में या जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक, वो लगभग 81 होता है, होने अधिक ध्रुवीयता तथा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता के कारण H2O में आयनिक यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक तथा कुछ बहुत कम मात्रा में अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक घुलनशील होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक तो घुलनशील है, कारण क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन अब इसके पास जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, प्लस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा और यहां माइनस डेल्टा। मतलब यहां साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ये खींच रहा है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मान काफी अधिक होता है इसके तुलना में, तो इसके अट्रैक्शन माने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज की उत्पत्ति हल्का सा होगा और इस पर प्लस चार्ज। ये पोलर कोवेलेंट, ये खुद पोलर कोवेलेंट है। अब इसमें किसी को घुला दीजिए आप, NaCl को घुला दीजिए, तो यहां +1 यहां -1, तो प्लस माइनस के प्रति अट्रैक्शन होगा। HCl यहां भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यहां माइनस डेल्टा यहां प्लस डेल्टा, इसको भी घुला सकता है। CO2, ये O और ये H के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, कि हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण जाकर के इसके बीच जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसके कारण। तो ये आयनिक यौगिक है, ये पोलर कोवेलेंट है और ये नॉन पोलर कोवेलेंट है। तो ये जब तीनों टाइप के यौगिक को घुलाने की क्षमता रख रहा है, क्योंकि खुद क्या है, पोलर है। तो इस प्रकार से ये आयनिक यौगिक को भी घुला सकता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को भी घुला सकता है और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को भी घुलाने की क्षमता रखता है। तो ये इसकी घुलनशीलता थी कि घुलनशील माने कि अच्छा घोलक के रूप में ये काम बहुत अच्छा रोल करता है, बहुत सारे पदार्थों को घुलाने की क्षमता रख रहा है। तो उसका मूल रीजन यही सब है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फिजिकल कैरेक्टर देखे। अगले दिन हम लोग मिलते हैं फिर इसके केमिकल कैरेक्टर के साथ कि क्या रासायनिक गुण क्या है, कैसे रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, कौन कौन सा प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।